सर, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी रह चुके हैं और डीजीपी भी रह चुके हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट रोल कौन सा रहता है? हरियाणा, हिमाचल इस बेल्ट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दैट इज़ अ ड्रग प्रॉब्लम। लार्जली ये जब ड्रग्स होते गए तो पुलिस क्या कर रही है। 1.11 करोड़ लोग एडिक्ट्स थे 2004 में। 2019 में जब कराया तो ये आंकड़ा 7 करोड़ पहुंच गया। लगता है कि आपने स्ट्रीट लेवल पेडलर पकड़ाओ, लेकिन उसको सप्लाई तो कोई होलसेलर कर रहा है। कि इतना ज्यादा ड्रग्स पकड़ रहे हैं, थाने के मालखाना में पड़ा रहता है, आपको पता ही नहीं लगता। थाने का मुंशी क्या पता उसको बेच रहा हो। एक्सक्लूसिव कोर्ट्स ड्रग्स के लिए होने चाहिए कंट्री। ओपीएम और हेरोइन ये कब एंटर हुआ हिमाचल में? हमारा पहला केस जो चिट्टे का हरोली में आया था, जो बिल्कुल होशियारपुर के साथ लगता है, पहला केस आया था, तो मैंने तब भी प्रेस में बोला था, मेरे को लगता है कि चिट्टा है, इट हैज स्टार्टेड नॉकिंग द डोर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि मैं तो क्या कर सकता हूँ, अब सरकार करे। तो एक बॉडी ऑफ थेरेपिस्ट चाहिए, या रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इसके बड़े डिजास्टरस इफेक्ट्स हैं। या नो विंडोज ब्रोकन, वो क्या बोलते हैं, कोई खिड़की तोड़े, अगर मैं क्राइम को तब मैं उसको कंट्रोल कर सकूं, डाउन द लाइन सीरियस क्राइम, रेप या मर्डर से मैं बच सकता हूं। जैसे सर साइबर क्राइम की अगर बात करें तो एक डिजिटल अरेस्ट का शब्द आजकल काफ़ी सुना जा रहा है। 2 पार्ट्स हैं, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी। तीसरा पार्ट है इनका कोऑर्डिनेशन। और 90% जो क्रिमिनल्स हैं वो 20 डिस्ट्रिक्ट में। साइबर क्राइम अगर कोई राष्ट्र हो, कोई नेशन हो, इट विल बी द थर्ड रिचेस्ट नेशन। पुलिस की बड़ी बदनामी होती है, हमने वो बंद कर दिया। संजय सर, वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो। हेलो सुप्रीत, मेरी तरफ से आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम सर। एंड टेक्निकली तो सर ये डीप रूट टॉक सेशन है, बट लुकिंग एट योर जर्नी, लुकिंग एट योर पर्सनालिटी और जो जो चीज़ें आपने अचीव की हैं, तो थोड़ा सा इंस्पायर मी भी बीच में रहेगा। डीप रूट तो आपसे बात करेंगे, पर बीच में आपकी जर्नी मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा सर। जैसा आप सोचो, आई एम एट योर डिस्पोजल सुप्रीत। So you have retired as Director General of Police, Himachal Pradesh, and you were the top cop of the state. एक जनरल सा एक लेमैन सवाल है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ड्यूटीज़ क्या होती हैं और क्या प्रेशर होता है व्हेन यू आर अ डीजीपी ऑफ अ स्टेट? देखिए सुप्रीत, सबसे पहले तो आपने मेरे को इस शो पे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आपके शो पे आके डीप रूट और इंस्पायर की बात कर सकूं। अब आती है बात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज़ द टॉप कॉप इन द स्टेट। कई स्टेट्स इसमें चीफ ऑफ पुलिस भी बोलते हैं, हेड ऑफ पुलिस फोर्स भी बोलते हैं। तो इस पोजीशन में लीगली भी, जैसे हर स्टेट में एक लॉ होता है, पुलिस एक्ट होता है, आप कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, क्राइम, साइबर क्राइम, ड्रग्स, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, अगर आपका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है उसके इंचार्ज हो, सरकार के आप की एडवाइज़र हो इन मैटर्स में, पॉलिटिकल लीडरशिप के की एडवाइज़र्स हो। सो बड़ा सीरियस रोल है, बड़ी ऑगस्ट पोजीशन है। और इसमें यू आर आईज एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर ऑल्सो द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रेशर्स तो रहते हैं। प्रेशर ये रहता है कि एक तो प्रोफेशनली आपको कंडक्ट करना है, एथिकली कंडक्ट करना है, एंड क्योंकि आप सरकार के फेस हो, तो जब भी आप सामने आओ तो यू शुड रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। और कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं स्टेट में? चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी। अगर उनको देख के लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, इसका मतलब स्टेट ठीक चल रहा है। तो प्रोफेशनल वो तो होते हैं, लेकिन आपके पास टीम होती है उसको हैंडल करने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँ कि एक अहम एक अधिकारी स्टेट में होता है, और एक स्टेट का एक फेस होता है, और स्टेट का एक मॉरल फाइबर भी होता है। सर, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी रह चुके हैं और डीजीपी भी रह चुके हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट रोल कौन सा रहता है? देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम में तो आप सीएम के सबसे कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपका रोल अलग है। आप चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को हेड करते हैं, और सारे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, फाइनेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, विजिलेंस के मैटर्स डील करते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री के पास इतना समय तो होता नहीं कि आप वो सब फाइलों को देख पाएँ, मतलब होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो वो आप पे डिपेंड करते हैं और डेली बहुत काम होता है। और मेरे को याद है जब मैं था तो 6-6 7-7 बैग आते थे डाक के डेली, और हर रोज़ निकलने हैं, क्योंकि अगर आज नहीं निकलेगा तो कल 12 हो जाएंगे, फिर 18 हो जाएंगे, फिर पूरा रूम भर जाएगा। और सारी डिसीजंस फाइल पे होते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को साइन करना होता है, उसके बाद ही गवर्नमेंट अप्रूव माना जाता है, उसके बाद ऑर्डर निकलते हैं। और उसमें कोऑर्डिनेशन का भी बहुत काम होता है। एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम अलॉन्ग विद चीफ सेक्रेटरी आप कैबिनेट का पार्ट होते हो, तो कैबिनेट डिसीजंस जो होते हैं उनके बारे में पता लगता है। तो बड़ी हाई लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, और यू हैव टू बी आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट जॉब हैं, दोनों का थोड़ा प्रोफाइल अलग अलग है, लेकिन दोनों ही बड़े राज्य के लिए बड़े अहम जॉब्स हैं। सर, एज अ डीजीपी आपने कोविड के समय ये पोजीशन संभाली थी हिमाचल में। सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट बिगेस्ट चैलेंज जब आप आई थिंक मई 2020 में, जब एक तरह से पूरी पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, एवरीथिंग स्टॉप्ड। सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट बिग चैलेंज व्हेन यू जॉइंड इट इन द पीक ऑफ कोविड? सुप्रीत, ऐसा है कि जब कोविड आया था तब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम था, और मैं उस डिसीजन मेकिंग का और जो वीसीज जो सेंटर के साथ ऑनरेबल पीएम के साथ होती थी उसका पार्ट था। थोड़ा सा मेरे को कोविड का बैकग्राउंड पता था, लेकिन शुरू शुरू में जब कोविड मई में आया, मई 2020 में, इसका स्वरूप, इसका क्या शेप है, क्या स्कोप है, किसी को कुछ नहीं पता था। बट ये पता था कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, तो क्या पता हम इस इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, कम कर सकते हैं। तो जब मैं डीजी बना तो शुरू शुरू में हमारा काम था इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना, और कांस्टेबल से लेके डीजी तक हम सड़क पे थे। मैं पूरे स्टेट को टूर किया ताकि इसको ठीक से एनफोर्स कर सके, क्योंकि डेड बॉडीज़ को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, जो पेशेंट्स थे उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं था कोई, मतलब बड़े बड़े अजीब सी प्रॉब्लम थी। फिर जब इस इन्फेक्शन का पता लगा तो बोला कि जो बद्दी, काला आम और पोंटा जो हमारा फार्मा हब है एशिया का, पहले तो बोला कि सारी फैक्ट्रीज बंद कराओ, सारी टूरिज़्म बंद कराओ, सारे होटल्स बंद कराओ, सारे रेस्टोरेंट्स बंद कराओ, क्योंकि उससे इन्फेक्शन बढ़ेगा। फिर सरकार की तरफ से, पीएमओ की तरफ से प्रेशर आया कि इसको चालू कराओ, क्योंकि दवाइयाँ तो बननी हैं। आप एक्साइज के भी हेड थे? मैं एक्साइज का भी हेड था। तो जब ऐसा हुआ कि आपको सैनिटाइज़र चाहिए, तो सैनिटाइज़र के लिए अल्कोहल लगता है। एक तरफ सरकार का ये निर्णय था कि सारे ठेके बंद होने चाहिए, सारे अल्कोहल प्लांट्स बंद होने चाहिए। तब मेरे को याद है हमने एक L19 का लाइसेंस दिया था, ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बोलते हैं, जो बेस मटेरियल होता है अल्कोहल का, वो सारे सैनिटाइज़र मेकिंग कंपनीज़ को हमने दिया था कि आप सैनिटाइज़र बनाओ। और मुझे बड़ी खुशी है आज ये कह के कि जितना भी सैनिटाइज़र बना उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमारे हिमाचल में बना, जिसने पूरे इंडिया को सैनिटाइज़र दिया। साथ के साथ जो मास्क थे, फेस मास्क, ये भी हमने परमिशन दी थी और ये भी बने। लेकिन जब मैं डीजी बना तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये सारे फार्मा हब्स को चालू कैसे कराए। तो हमने कॉन्फिडेंस दिया, लेबर बाहर से आई, उनका प्रोटोकॉल मेंटेन किया, उनकी आइसोलेशन मेंटेन की, शिफ्ट्स मेंटेन की। आप हैरान होंगे कि बद्दी अकेले में 3.5 लाख वर्कर्स हैं, 1 लाख के करीब फिर कालाअंब और पोंटा साहब में है। तो जितनी दवाइयाँ कोविड को एड्रेस करने में, कोविड को सॉल्व करने में लगी, रेमडेसिविर, आइनॉक्स जो ऑक्सीजन थी, बाकी जितनी भी, वो सारी बद्दी से बनी और पूरी देश दुनिया के लिए यहीं से गई। और हमारा हर जवान इसमें लगा रहा, और मुझे बड़ी आज सेटिस्फेक्शन है कि उस पीरियड में हम एक अच्छा काम कर पाए और हम जो लोगों के दिलों में, हार्ट्स में बैठ पाए। सर, आपने 1989 में जब आप आईपीएस ऑफिसर बने, उसके बाद से आपने सिर्फ पुलिस नहीं
बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी, यूएन में भी सर्व किया है, एंड वेरियस प्रोफाइल्स में वाटर, आप एक तरह से जो अभी कावेरी रिवर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। इतने प्रोफाइल्स जब आप देख लेते हैं, उसको निभा लेते हैं, और उसके बाद जब आपको इस लेवल पे जब आप डीजी बन जाते हैं, डीजीपी बन जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ अ स्टेट, डज दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ होलिस्टिक पार्ट ऑफ के गवर्नेंस कैसे चलती है और आप बेटर वे कर सकते हो? वो एडवांटेज था, या फिर कहीं ना कहीं आपको डिसएडवांटेज भी हुआ कि आपका थॉट प्रोसेस पुलिस की तरह नहीं, ज़्यादा ओवरऑल चलता था? वो क्या क्या कह सकते हैं आप उस पर? सुप्रीत, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें ना एक एग्जांपल देता हूँ। एक जेफरी सैक्स करके एक अंग्रेजी का एक पोइट है, उसने ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान करके एक पोएम लिखी है कि एक कमरे में एक हाथी है और 6 ब्लाइंड मैन कमरे को एंटर करते हैं, और हर ब्लाइंड मैन हाथी के डिफरेंट पार्ट्स को फील करता है और वो हाथी को अपने हिसाब से डिस्क्राइब करता है, बट नो वन नोज द कंप्लीट एलिफेंट। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने से यू स्टार्ट नोइंग द कंप्लीट एलिफेंट। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स को समझ है वो आने लगती है, क्योंकि काफ़ी इश्यूज जो इंडिया में बड़े मल्टी स्टेक होल्डर इश्यूज हैं। पुलिस में हम सोचते हैं कि हम ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं रोड सेफ्टी की बात करूं, उसमें पुलिस है इन्फोर्समेंट के लिए, पीडब्ल्यूडी है, उसमें हेल्थ है, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स है, उसमें पब्लिक है, गुड समैरिटन्स हैं, आपके जो यूजर एजेंसीज जैसे ट्रक यूनियंस हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं। तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना शुरू करते हो, मल्टी स्टेक होल्डर व्यू लेना शुरू करते हो, और आप एक आइसोलेशन में काम नहीं करते, आप स्टेक होल्डर के साथ मिलके काम करते हो। ये एडवांटेज रहा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे लिमिटेड व्यू नहीं रहा, मैं इसको कोई डिसएडवांटेज नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमेशा एक एडवांटेज रहता है। बट कई बार आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेयर एज व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर सर्विस तो वो उतना ही परव्यू रहता है, तो कई बार कुछ काम करवाने में डिफिकल्टी तो नहीं आती थी इसमें? नहीं सुप्रीत, मेरे को नहीं लगता ऐसा। देखिए, ऐसा है कि मैं जो बताता हूँ इसमें 3-4 की है। एक तो यू शुड रीड अ लॉट एंड रीड एक्सटेंसिवली बियॉन्ड योर फील्ड ऑल्सो, अपने फील्ड के बाहर। यू शुड कॉम्प्रिहेंड ऑल्सो, समझ आना चाहिए। यू शुड बी आर्टिकुलेट, आप कम्युनिकेट कर सकें, मतलब ऑडियंस के हिसाब से कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशंस मीन्स आप रिटन भी और स्पोकन भी। फिर उसके बाद टीम वर्क में आप बिलीव करने लगते हो। अब वन मैन आर्मी नहीं बिलीव करते कि बड़े बड़े इश्यूज थ्रू टीम वर्क ही होते हैं। डेलीगेशन में बिलीव करने लगते हो, एम्पावरिंग अदर्स में बिलीव करने लगते हो, ट्रस्ट में बिलीव करने लगते हो, और जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। नॉर्मली ऐसा होता है कि सब चीज़ें ठीक चलें तो ठीक है, बट यू शुड हैव अ प्लान बी ऑल्सो इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग। कंटिजेंसी में क्या करें? तो ये जो ओवरऑल मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज़ हैं, या फॉर इंस्टेंस लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज़ हैं, तो वो तो ऐसी पोजीशंस में आती है जो थोड़ी बड़ी होती हैं और जिसमें बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी आप काम करो। सर, एज अ डीजीपी काफ़ी चैलेंजेस आपके पास आए थे जब आपने, हम ऑफ कैमरा भी मैं आपसे बात कर रहा था, तो जिसमें से आपने कुछ काफ़ी हद तक सॉल्व भी किए हैं, जैसे विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर, चिल्ड्रन सेफ्टी के ऊपर, फिर रोड सेफ्टी के ऊपर इनफैक्ट देर आर सर्टन फीट्स जो हिमाचल को ही मिले हैं, और जैसे आपने बताया कि 2019 से 2024 तक वो चाहे देश का नंबर बढ़ा था रोड एक्सीडेंट का, पर हिमाचल का 30% कम हुआ था। बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं। एक ऐसा पॉइंट है सर जिसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, आपका नज़रिया भी चाहता हूँ, जो एक आई वुड से इट्स एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, बट खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इस बेल्ट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, दैट इज़ अ ड्रग प्रॉब्लम। अगर हम, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर, और आपने कैसे हैंडल किया, और ये इसका रूट कॉज क्या है? सुप्रीत, देखिए, ऐसा है कि ड्रग्स तो एक तो लोकल लेवल की प्रॉब्लम है, एक स्टेट लेवल की प्रॉब्लम है, एक रीजन लेवल की प्रॉब्लम है, एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, एक ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया में है।
इंडिया का ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन है कि हम गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ट्रायंगल मींस म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, और गोल्डन क्रिसेंट मींस पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, इसके बीच में लोकेटेड है। पहले ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया ट्रांजिट कंट्री था, अब डेस्टिनेशन भी बन रहा है क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है हमारा। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है और इसके इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस हैं। पहले जब, जैसे मैंने, मेरी काफ़ी लंबी बीएसएफ में सर्विस थी, पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रग्स आती थी वो लैंड रूट से आती थी। वो टनल्स बनाते थे, पीवीसी पाइप्स के थ्रू बेचते थे या ऊपर से फेंकते थे। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा है। उसके बाद आज के दिन में 80% जो कंसाइनमेंट है वो सी रूट से आ रही है, कंटेनर से, बोट से ट्रांसफ़र होके, ऐसे फेंक के, और इसके लिंकेजेस बहुत बन गए और सप्लाई चेन है, सब जगह ये पहुंच गया है। पहले तो ट्रेडिशनल ड्रग्स थे हमारे, ओपियम और कैनबिस, अब हीरोइन आ गया है और पार्टी ड्रग्स भी आ गए हैं। ये तो एक लड़ाई है, वो चलती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा। और जो पुलिस फोर्सेस हैं और बाकी जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनका काम रहेगा। मेरे आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लार्जली ये जब ड्रग्स होते गए तो पुलिस क्या कर रही है? हम तो बेसिकली एनफोर्समेंट के लिए हैं, लेकिन डिमांड रिडक्शन लोग क्यों ले रहे हैं? उसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो स्टेट की जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनका काम है। दूसरा है हेल्थ डिपार्टमेंट, कैसे ट्रीट करें। और तीसरा है ड्रग्स डिपार्टमेंट, क्योंकि ये बोनाफाइड ड्रग्स भी होती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स है। तो इसमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे काफ़ी एजेंसीज़ है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो यह हुई प्रॉब्लम की एक्सटेंट। लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जैसे सरकारी आंकड़े हैं, 2004 में भारत सरकार ने एक सर्वे कराया था, तो 111 लाख लोग, 1.11 करोड़ लोग एडिक्ट्स थे। 1.11 करोड़, हाँ, 2004 में। 2019 में जब कराया तो ये आंकड़ा 7 करोड़ पहुंच गया था। तो 7 आज के times. दिन में ये शायद 7 करोड़ से ज़्यादा हो। तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तो रहेगा नहीं फिर ये, और यूथ बल्स तो किसी काम आएगा नहीं। तो सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है। लेकिन जैसे मैंने बोला, दिस इज़ अ वेरी वेरी हार्ड बैटल। इट हैज़ टू बी फॉट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट एरियाज ऑल्सो। लेकिन अगर आप मेरे से सोल्यूशन पूछोगे इसका, एक तो है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच होना चाहिए। अकेले किसी के बस का नहीं है। दूसरी बात है, जब भी कोई क्राइम हो, डिटेक्ट करे, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस। आपने, हो सकता है कि आपने स्ट्रीट लेवल पेडलर पकड़ा हो, लेकिन उसको सप्लाई तो कोई होलसेलर कर रहा है, पीछे से स्टॉकिस्ट कर रहा है। तीसरी बात है कि इसमें क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको इनके प्रॉफिट्स या प्रॉपर्टी को स्ट्राइक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन, सीजर, उसमें प्रावधान है। अगला है कि रिपीट ऑफेंडर्स बहुत होते हैं। एक पिट एनडीपीएस है जिसमें एनएसए की तरह आप डिटेन कर सकते हैं, तो उस प्रोविज़न को यूज़ करना चाहिए। अगला है कि मैंने भी देखा है हिमाचल में कि इतना ज़्यादा ड्रग्स पकड़ रहे हैं, थाने के मालखाना में पड़ा रहता है, आपको पता ही नहीं लगता। थाने का मुंशी क्या पता उसको बेच रहा हो। तो साथ के साथ डिस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। आप सैंपल रख लीजिए और बाकी डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अगला है कि इलीगल कल्टीवेशन, जहाँ ओपियम की हो रही है, जो कैनबिस है वो हो रही है, वो डिस्ट्रॉय रेगुलरली करनी चाहिए, नहीं तो वो दोबारा मार्केट में आएगी। अगला है ट्रायल मैनेजमेंट करनी चाहिए। आज के दिन में पंजाब में 40,000 से ज़्यादा एफआईआर हैं और 40,000 से ज़्यादा लोग इसमें अरेस्टेड हैं। हिमाचल में भी बहुत एफआईआर है, बहुत लोग अरेस्टेड हैं। इनको मैनेज कौन करेगा? ट्रायल्स हैव टू बी मैनेज, ताकि जल्द से जल्द ट्रायल ख़त्म हो और उनको कन्विक्शन हो, वो अंदर जेल में जाए। और जो ऑर्डनरी जो कोर्ट्स हैं आज के दिन में इतने ओवरलोडेड है, मेरे को लगता है कि एक्सक्लूसिव कोर्ट्स ड्रग्स के लिए होने चाहिए कंट्री में। भारत सरकार ने यह भी बोला है हर स्टेट का एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स होना चाहिए। बहुत स्टेट्स ने किए भी हैं, लेकिन मैं तो एक स्टेप आगे भी जाता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नारकोटिक्स का थाना होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल थाना नारकोटिक्स और साइबर क्राइम अपराध से इतने ज़्यादा बर्डनड है कि वो और कुछ कर ही नहीं पाते। इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात है और मेरे को लगता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात है।
ये बैटल बड़ी लंबी है, अनइवन टाइप है, और आज के दिन में तो डार्क वेब पे बहुत चल रहा है, पार्टी ड्रग्स चल रही है, फॉरेनर्स ओवरस्टे कर रहे हैं, तो इसका जो स्वरूप है धीरे धीरे करके बदल रहा है। लेकिन इसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें हुई है, जैसे इंडिया के कोस्टल एरिया से ऑफ सी जो सीजर्स हैं बहुत बढ़ गए हैं, बड़े बड़े सीजर्स हम पकड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान से ड्रोन्स आ रहे थे उसकी शूटिंग की जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ड्रोन्स कई शॉट डाउन हो रहे हैं। बट द इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और हमको मैं ये इसमें कहना चाहता हूँ कि अपने पुलिस स्टाफ का भी ईयरली मेडिकल करना चाहिए, और ताकि हमारे पुलिस स्टाफ में ड्रग एडिक्ट्स ना हो, अगर हों तो उनको वीड आउट करें, अदरवाइज़ वो करप्शन और फर्दर स्मगलिंग का स्कोप बढ़ाएंगे। और एक इंटीग्रिटी टेस्ट भी पुलिस और जो अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है उनका भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रॉटन एप्पल है पूरे उसको बंच को ख़राब कर देता है। सर, अगर हम बात करें, हिमाचल में एक समय कैनबिस की बात सुनी जाती थी कि फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आता है वहाँ पे। देयर आर सर्टन एरियाज, मनाली की बेल्ट है या जितना भी है कसौल साइड पे, दैट वाज ज़्यादा सुना जाता है। फिर उसके बाद ये ओपियम और हेरोइन ये कब एंटर हुआ हिमाचल में आपके हिसाब से? ये क्योंकि आई थिंक हेरोइन या चिट्टा पहले पंजाब में ज़्यादा था और फिर नेबरिंग स्टेट होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा गया, क्या रीज़न था? सुप्रीत, आपकी बात सही है कि जो ट्रेडिशनल एरियाज़ जो हिमाचल में जहाँ कैनबिस वाइल्ड ग्रो करती थी, कुल्लू, शिमला, मंडी के हायर रीचेज़ में करती थी। और मैं आपके माध्यम से बताना ये चाहूँगा कि जो कैनबिस हिमाचल की है और कुल्लू की कैनबिस है, ये बेस्ट क्वालिटी है वर्ल्ड की। इसमें ऐसा हुआ कि कई लोग फॉरेनर्स इसको स्मगल करके बाहर ले गए, उन्होंने इसको साइंटिफिक टेस्ट भी किया, तो इसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज़ मिली कि उन्होंने ड्रग्स बनाई कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ओबेसिटी के लिए, बॉल्डनेस के लिए और डायबिटीज़ के लिए। उन्होंने इसको पाया कि बहुत अच्छी है ये। लेकिन ये हुआ कि उसका इतनी हाई वैल्यू थी कि फॉरेनर्स भी आते थे, दूसरे भी आते थे, वो लेजर या जे स्मोकिंग करते थे, कुछ ले भी जाते थे, कुछ फंस जाते थे, कुछ की सज़ा है कोर्ट सज़ा करती थी, कई जेलों में फॉरेनर्स भी हमारे हैं। फिर मेरे को याद है, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था 2013 में, हमारा पहला केस जो चिट्टे का हरोली में आया था, जो बिल्कुल होशियारपुर के साथ लगता है, पहला केस आया था, तो मैंने तब भी प्रेस में बोला था, मेरे को लगता है कि चिट्टा है, इट हैज स्टार्टेड नॉकिंग द डोर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। धीरे धीरे करके वो अंदर आता रहा, और ये ज़्यादा एडिक्टिव है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं आपको लानी पड़ती, एडिक्शन थोड़े से एक्सपेंसिव भी बहुत, एक्सपेंसिव बहुत है, इसमें प्रॉफिट्स बहुत हैं। ये 10 साल में अंदर तक फैल गया है। जब मैं डीजीपी था तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हमारे हैं जयराम ठाकुर साहब को, उनको बोला था एक नूरपुर जो है एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट अलग बनाइए, क्योंकि पठानकोट के साथ लगता है, और पठानकोट एक चिकन नेक टाइप है, वहाँ से ना जम्मू कश्मीर से आर्म्स, ड्रग्स, टेररिस्ट वगैरह जाते हैं। तो नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना, और उससे काफ़ी हमने चिट्टा विट्टा पकड़ा, और फिर पिट एनडीपीएस लागू किया, हमने सीजर्स भी बहुत किए, हमने प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय बहुत की, प्रॉपर्टी भी कन्फिस्केट बहुत की। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आज जेल जो हैं नारकोटिक्स के क्रिमिनल से भरे हुए हैं, बाकी क्राइम कम हो गया है, नारकोटिक्स के क्रिमिनल से भरे हुए हैं। बट जैसे मैंने बोला, ये ऑनगोइंग बैटल है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये तो काफ़ी साल लगेंगे इसको पूरा करने में, और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें साथ आने की ज़रूरत है। आज की दिन ये प्रॉब्लम एक्सटेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है कि लोग जो पेरेंट्स है एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उनका बच्चा एडिक्ट है तो उनको तुरंत ट्रीटमेंट करानी चाहिए, डिनायबिलिटी है ये। और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो बच्चे इसमें एडिक्ट हो गए हैं कहाँ ले जाएं उनको, नहीं तो ओवरडोज से डेथ होने की भी प्रॉब्लम है। फिर व्हेन यू वंस यू लूज़ लाइफ, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के दिन में आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेट्स को फोकस करना चाहिए रिहैबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट। आपको ये मान के चलना चाहिए, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन यंगस्टर्स की एडिक्ट है, उनके पास पेरेंट्स के पास एक रास्ता होना चाहिए कि कहाँ ले जाएं, कहाँ इनको ट्रीट करें ताकि इनकी जान बच जाए।
और बाकी जो स्टेप्स हैं एनफोर्समेंट के साथ चलते रहेंगे। लेकिन आज के दिन में जो रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। सर रिहैबिलिटेशन की बात करें अगर हम, तो एक तो जैसे सोसाइटी की तरफ से भी आ जाता है कि ये नशेड़ी है, या अगर कोई ठीक होना भी जाता है या होके भी आता है तो एक आउटकास्ट कर दिया जाता है कि ये नशेड़ी रह चुका है, या फिर वो काम देने में कि दोबारा रिलैप्स होगा। तो एक तो आ गया सर फ्रॉम कि गवर्नमेंट कैसे उसे हैंडल कर रही है, एक आ गया फैमिली कैसे हैंडल कर रही है, तीसरा आता है सोसाइटी। सबसे बड़ा लैग आपको कहाँ दिख रहा है और किस वजह से यूथ ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है? देखिए सुप्रीत, मैंने पहले ही बोला था इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच होना चाहिए। सोसाइटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, NGOs हैं, स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, एवरीवन हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड। एवरीवन, जैसे मैं कई परिवार ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करके बहुत आगे चले जाते हैं। कईयों में है कि कुछ पता ही नहीं लगता और फिर जब हो जाता है तो डिनाई करते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे परिवार देखे हैं, डिनाई करते हैं। ये इसलिए भी है कि पेरेंट्स को बच्चों का पता ही नहीं। और मेरी आपके तरफ से ये एडवाइस है, जैसे दिन में 3 मील्स होते हैं, 1 मील तो फैमिली को इकट्ठा खाना चाहिए और बच्चा क्या कर रहा है ये पता होना चाहिए, क्या किया आज, आगे क्या कर रहा है। दूसरी बात है, जब हम छोटे थे माता पिता के साथ हम सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखते थे, कोई सोशल आउटिंग होनी चाहिए। मैंने बहुत देखा है फैमिलीज़ पार्क्स में जाते हैं, पिकनिक्स करते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली आती है, पिकनिक्स है, वो दोबारा करना चाहिए। तीसरा है कि वीकेंड पे या लॉन्ग ब्रेक पे कहीं ना कहीं वकेशन पे जाना चाहिए। जब जाएंगे तो उनके बच्चे कैसे, उनको 1 to 1 पता लगेगा। ये जो हम हैंड्स ऑफ करते हैं, हैंड्स ऑफ अप्रोच, कि मैं तो अपने फैमिली का ध्यान नहीं रखूँगा, सरकार करेगी, ये नहीं पॉसिबल है। इसमें फैमिली जो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, परिवार बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, तो परिवार जब स्ट्रांग होगा तभी ये ख़त्म होगा। और परिवार का रोल ना तो स्कूल ले सकता है ना गवर्नमेंट ले सकती है। आज के दिन में परिवारों ने अपनी, अंग्रेजी में बोलते हैं, दे हैव एब्डिकेटेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं तो क्या कर सकता हूँ, अब सरकार करे। वो नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली, सीनियर्स ऑफ द फैमिली, बड़े बूढ़ों को ये तो करना पड़ेगा। दे हैव टू स्पेंड टाइम्स विद यंगस्टर्स और यंगस्टर्स हैव टू स्पेंड टाइम विद एल्डर्स, ताकि पता तो लगे। मैं आपको ये बताता हूँ, हिमाचल में कई बार मैं जाता था, थ्रू पंजाब जाता था मैं, और आपको कैसे पता लगेगा, आपको ना स्टोनी आइड दिखती है, पत्थर जैसी आंखें दिखती है लोगों की, आपको पता लग जाता है कि ये ड्रग्स लेता है, क्योंकि सबसे पहले आइज से पता लग जाता है जी। और ये मैंने देखा हिमाचल के भी कुछ बॉर्डर एरियाज में जाते थे तो स्टोनी आइज, जो पत्थर वाली आंखें दिखने लगी थी, तो आपको पता लग जाता है ये तो नशा करता होगा। अदरवाइज आइज में तो एक्सप्रेशन आता है, आइज तो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन देती है, लेकिन आप देखते हैं कि एक्सप्रेशन ही ख़त्म हो गया। सर एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो पंजाब बॉर्डर में ही कोई हिमाचल का है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट कहते हैं मैक्सिमम फैमिलीज उस एरिया में कहीं ना कहीं पेडलिंग कर रही है, एंड वो लालच पे जैसे है। तो इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट एज वेल कि कई ऐसे हैं जिनको एकदम लालच मिला है और उनकी वजह से भी बढ़ा, और वो कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता उस लेवल पे? देखिए सुप्रीत, ऐसा है कि मैंने जैसे बोला है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आप या तो इसको टॉप टू डाउन देखो या डाउन टू टॉप देखो। आप इंडिविजुअल फिर फैमिली से स्टार्ट कर सकते हो, एक यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से करते सकते, या नेशनल लेवल पे जैसे एनकॉर्ड मैकेनिज़्म है, एपेक्स लेवल है, फिर उसके बाद एक एग्जेक्टिव लेवल है, स्टेट में कमेटी चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में कमेटी DC करते हैं, फिर होम मिनिस्टर एक मीटिंग लेते हैं। ये तो हो गया आर्किटेक्चर कैसे है। तो आप इस प्रॉब्लम को दोनों एंड से आपको करना पड़ेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये जब तक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, जिम्मेदारी नहीं लेगी, तब तक नहीं हो पाएगा। फैमिली के बाद नियर डियर ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स आएगा, फिर विलेज आएगा, फिर मेरे को लगता है एक टाइम आ गया है कि हमको विलेजेस ड्रग फ्री है डिक्लेयर करें उनको, और उनको कुछ इनाम भी मिले। ड्रग फ्री विलेजेस होने चाहिए, उनको इनाम मिले। और एनफोर्समेंट तो चल ही रही है, लेकिन मेरे को लगता है यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स नाउ। जैसे आपने बोला सर कि
अगर विलेजेस ड्रग फ्री हो और उस पे इनाम हो या रिकग्निशन हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ऐसा हो रहा है अभी इस समय कहीं वर्ल्ड में या इंडिया में, कहीं आपको लगता है कि कुछ ऐसा है कि जो सक्सेसफुल हुआ हो, और अगर वो पंजाब और हिमाचल अगर अडॉप्ट करे तो कहीं ना कहीं बेटर हो सकता है कलेक्टिवली? देखिए, जो गुड प्रैक्टिसेस बोलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं दुनिया में तो हो रही होगी। अगर कहीं ये ड्रग्स का बढ़ रहा है, कहीं कम भी हो रहा होगा। ठीक है। अब जैसे सोशल ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उसमें जाने से होता है। लेकिन मेरे को लगता है बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड की कंपाइल करनी ज़रूरी है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को ट्राई करना है। ड्रग्स के और दूसरे प्रॉब्लम में क्या है कि हम वी स्टेट द प्रॉब्लम को हम स्टेट करते हैं, हम रीस्टेट द प्रॉब्लम करते हैं, रीस्टेट करते रहते हैं। बट व्हाट हैज़ वर्कड इन द पास्ट ये तो किसी को पता ही नहीं। मेरे को लगता है अब उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसका ट्रांसमिशन होना चाहिए। व्हाट हैज़ वर्कड, अगर मान लो किसी गांव में दिस इज़ वर्कड, वाई डोंट अदर्स ट्राई। इसको बेस्ट केस सिनेरियो या रोल मॉडल बोल सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस बोल सकते हो। मेरे को आज तक कहीं कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में या आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये कहीं नहीं दिखा कि दिस इज़ वर्कड, ये कामयाब हुई है। हम जो नहीं चल रहा उसको ज़्यादा हाईलाइट हाँ करते हाँ, हैं। हम प्रॉब्लम को स्टेट रीस्टेट करते रहते हैं। तो मेरे को लगता है इसमें फोकस ये है कि व्हाट इज़ वर्कड, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। मतलब वी शुड फोकस ऑन द सोल्यूशन पार्ट एट द सेम टाइम जब हम प्रॉब्लम बता रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, दूसरे क्राइम है, टेररिज्म है, इसमें पूरी एजेंसीज और पूरा माइंड लग के ना हमने काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया। और मेरे को लगता है आज ड्रग्स में भी और साइबर में भी आज ये दिन आ गया है कि हमको अपने माइंड सप्लाई करने हैं, द माइट ऑफ द गवर्नमेंट करना है, डेमोक्रेसी का जो माइट है उसको अप्लाई करके सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। सर, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर कौन कौन से क्राइम करने के लिए प्रोन होते हैं? देखिए, हर ड्रग एडिक्ट को तो अपना नेक्स्ट डोज फाइनेंस करना है। तो थेफ्ट आता है, पहले फैमिली से करेगा, फिर उसके बाद फैमिली के बाहर करेगा और वायलेंट भी हो जाता है, उसको फिर रिलैप्स होते हैं। तो बेसिकली उसको अब ज़्यादा ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसको अगला डोज कैसे बने उसकी तैयारी में उस रहता है। स्टेट पे वापस आने की उस कोशिश। स्टेट की, अदरवाइज उसको रिलैप्स और उसको दूसरे सिंड्रोम्स होने लगते हैं। ये हमने देखा भी है कस्टडी में, काफ़ी लंबा रहें तो फिर उनके बाद उनको एक विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं। तो बट ऐसा है कि इसमें यूथ बड़ी अफेक्टेड है। इंडिया में ऐसा भी है, मैं आपको बताऊं, कई यूथ इतने सक्सेसफुल है, माँ बाप की गाइडेंस एडवाइस के बगैर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकल रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। वो भी हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं, लेकिन कुछ लोग पिछड़ रहे हैं। इसमें ऐसा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सक्सेस तो सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फेलियर हमको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और मैं कई स्कूल्स में बोलता था, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स। अब पढ़ाई का प्रेशर है, सक्सेसफुल बनने का प्रेशर है, सब नहीं कर सकते। सम किड्स फॉल थ्रू द क्रैक्स, और टीचर्स को दे हैव टू लुक फॉर किड्स हु फॉल थ्रू द क्रैक्स। भाई उसका क्या है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, पीयर ग्रुप की सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड अर्ली ऑन। ये तो मे बी टीचर्स कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम कर सकता है, सोसाइटी कर सकता है, कि जो बच्चे दोज आर फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उनको हेल्प करने की तब ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है उनको हेल्प करें फिर दोबारा कर सकें। सी, एवरीवन कैन नॉट बी अ टॉपर, everyone cannot be a billionaire, everyone cannot be a trillionaire, there are ordinary people, तो we have to take care of them। तो ये फॉलोइंग थ्रू द क्रैक्स वाले जो बच्चे हैं, इन पे फोकस करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। कई बार कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए, जैसे एक ऐसी और डॉक्यूमेंट्री में आई वाज वाचिंग के वो लड़का खुद बता रहा है, कहता है मैं लगाता हूँ तो कॉन्फिडेंस एक अलग आ जाता है जो अदरवाइज़ नहीं आता, कि लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी कई बार होते हैं, यूफोरिया के लिए भी करते हैं, और लाइफ में इतना लो कॉन्फिडेंस में चल रहे होते हैं या फिर इतना तिरस्कार होते हैं ज़िंदगी में, तो वही फैमिली का दोबारा घुमा फिरा के फैमिली सोसाइटी की बात आ जाती है। देखो सुप्रीत जी, मैंने तो कभी स्मोक किया नहीं, ना मैंने ड्रग लिया, तो मैं तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता नहीं सकता। ये तो सेकेंडरी एविडेंस, थर्ड टर्शरी एविडेंस है। लेकिन मतलब नहीं, ये आपके पास ऐसे कभी कोई केसेस आए हैं कुछ ऐसे? इसमें गहराई में जाने, बिकॉज ये तो कोई थेरेपिस्ट ही कर सकता है। यू हैव टू बी अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट टू डील विद दिस। मतलब एज अ
पुलिस चीफ, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई कैन नॉट डील विद दिस। क्या यहाँ तक वो एक्सटेंड जाता है जहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं सोसाइटी का पार्ट? देखिए सुप्रीत, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा एक सोसाइटी का इशू है और हमको ट्रेंड थेरेपिस्ट की आज के दिन में ज़रूरत है। गवर्नमेंट शुड रिकग्नाइज और गवर्नमेंट शुड हैव कोर्सेज फॉर देम। फॉर इंस्टेंस, जब योगा पॉपुलर हुआ तो योगा टीचर्स ट्रेन हुए और पूरे देश दुनिया में योगा टीचर्स हैं, ठीक है। जब इंडियन कुजीन पॉपुलर हुआ तो इंडियन कुकिंग पॉपुलर हो गई और इंडियन कुक्स आपको देश दुनिया में मिलते हैं। आज के दिन में आपको क्या चाहिए? थेरेपिस्ट हु कैन ट्रीट देम। ये एक बहुत बहुत गैप है, कॉम्पिटेंसी का गैप है। मेरे को लगता है अगर आप कर दोगे 2-3 ईयर्स डाउन द लाइन, आपके पास प्रोफेशनल्स होंगे जो डील करेंगे। आज के दिन तो आपके पास प्रोफेशनल्स नहीं है, सो दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू डील विद देम। तो ये एक वर्टिकल लाइन या कॉम्पिटेंसी अगर आप डेवलप करोगे डाउन द लाइन थेरेपिस्ट की, टू ट्रीट पेशेंट्स, ट्रीट पीपल और अफेक्टेड बाय ड्रग अब्यूज़, आपकी नज़र में है कुछ? ये मेरे को तो नहीं दिखे इतने ज़्यादा। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या करें? जेल में लॉकअप करना तो कोई उसका सोल्यूशन है नहीं जी। उसको तो थेरेपिस्ट से फॉर इंस्टेंस ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं तो एक प्रोफेशनल के पास जाऊँगा जो मेरा हेल्थ केयर कर सकता है। अगर मेरे को जेल में बंद कर दें तो कोई वो इलाज तो होगा नहीं, और अगर मेरे को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू फिर कोर्ट्स में ले जाएंगे, फिर उसका तो आज के दिन को आप तो एक बॉडी ऑफ थेरेपिस्ट चाहिए जो मैं पर्सनली इतने सालों के बाद मैं देखता हूँ कि मिसिंग है। सर, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कैनबिस लीगलाइज्ड है। कनाडा की बात करें, इवन नेदरलैंड्स में भी, एम्स्टर्डम में, एंड क्या हिमाचल में भी या इंडिया में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जिससे ट्रैफिकिंग भी कम हो और कंट्रोल भी रहे? देखिए ऐसा है कि अंग्रेजी में बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल वाला ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। उनके कंट्रीज़ की सिचुएशन अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं। उनकी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। मैंने जैसे बताया 2019 के सर्वे में बताया कि 7 करोड़ तो एडिक्ट्स हैं ही हिमाचल इंडिया में, तो आज कितने होंगे पता नहीं है। तो हमारे पास वो लग्जरी नहीं है वो कर सके, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सेक्शन है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये तो इकोनॉमिक ड्रेन भी होगा, सोशल ड्रेन भी होगा। तो मैं तो उस बात को नहीं मानता, लेकिन ये है कि जैसे कैनबिस है, ओपियम के लॉज हैं और रूल्स हैं। कैनबिस भी अगर यूज़ हो सका इंडस्ट्रियल में, जैसे कैनबिस हेम्प रस्सी बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए हो सकता है, आप रिसर्च के लिए कर सकते हो, हेल्थ के लिए कर सकते हो, उससे मेडिसिन बन सकती है, वो तो ठीक है। लेकिन इसका यूज़ लाइक लिकर, मेरे को लगता है कि आज इंडिया में वो कंडीशन नहीं है जो ओपन कर सकें। ये वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, ये हम डायरेक्टली इसको कॉपी या रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इसके बड़े डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट्स हैं। सर, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपने बात की, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम की अगर हम बात करें। एंड एक मैं पॉडकास्ट ही देख रहा था सर, डार्क वेब का उसमें जिक्र हुआ। तो डार्क वेब से ये भी पता चला कि ड्रग्स बिकते हैं और 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में डिलीवरी होती है। तो हाउ ट्रू इट इज़ सर, एंड हमें कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है इस चीज़ से? सुप्रीत जी, ये बात सही है। जैसे जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा है, तो मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। जैसे डिजिटल पेमेंट्स है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मोर देन 10,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई। बल्कि आज के दिन में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही होती है, यूपीआई वगैरह के। जी। है तो बहुत अच्छा, इसने बहुत ईज़ कर दिया है, लेकिन इसका फ्लिप साइड भी है। क्या हुआ है कि 2 पोर्टल्स हैं भारत सरकार के, 1930 और I4C, उस पर 100% से ज़्यादा हर साल कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। मेरे को याद है 2022 में करीब 50 लाख कॉल्स आई थी 1930 पे, 50 लाख, और I4C में 11 लाख कंप्लेंट्स आई थी। तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है। जैसे पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है, आम आदमी यूज़ करता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इसमें इसका पार्ट डार्क वेब भी है, एक पार्ट है इसका। और डार्क वेब में अनऑथराइज चीज़ें होती है, और अनऑथराइज चीज़ों में वेपन्स भी होते हैं, फेक करेंसी भी होती है, ड्रग्स भी होती है, सब भी होती है। लेकिन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, ये डार्क वेब पे पूरा कंट्रोल करती है।
तो ये क्रिप्टो करेंसी सब क्रिप्टो करेंसी है, मतलब देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पेमेंट ना, जैसे फूड एग्रीगेटर हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, अदर एग्रीगेटर्स हो सकते हैं। तो ये जैसे क्राइम नेवर स्टॉप्स, और ये कैट एंड माउस गेम तो चलती रहेगी। और क्रिमिनल्स, बिकॉज एक बार जैसे पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने एक आइडिया को ठीक तरह से कर्ब कर लिया, एड्रेस कर लिया, उसका समाधान कर लिया, क्रिमिनल्स एक नया तरीका सोचते रहेंगे। तो ये तो चलता ही रहेगा। और जो क्राइम ग्राफ है, तो वी शुड नॉट फॉलो दैट ग्राफ, वी शुड बी अहेड ऑफ दैट क्राइम कर्व। तो अच्छी पुलिस फोर्सेस क्या करती है कि क्या होने वाला है, एंटिसिपेट करते हैं, क्या प्रिडिक्ट होने वाला है, व्हाट इज़ मोर वैल्यूएबल। जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट भी करते रहते हैं ना, पैसा है कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ नहीं करें, ऐसे क्रिमिनल्स भी सोचते हैं कि कहाँ पैसा बनाया जाए, कहाँ क्राइम किया जाए। तो जो एनालिस्ट हैं पुलिस में, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्राइम कहाँ होने वाला है। अब मैं इस पर थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आई विल जस्ट गिव। जी। जो पुलिसिंग की नॉर्मल डॉक्ट्रिन थी, जो फिलॉसफी थी या प्रिंसिपल्स थे, वो पुलिस स्टेशन के अराउंड थे। मतलब 2000 साल से पुलिस स्टेशन का क्या मतलब, बीट, पेट्रोलिंग, क्राइम रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट, फिर कोर्ट में ले जाओ, फिर इनकार्सरेशन, जेल हो जाए। ये आइडिया था कि जब थ्रेट्स ऑफ द स्ट्रीट हो जाएंगे, सड़कों से थ्रेट ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारी सोसाइटी सेफ हो जाएगी। तो ये चलता रहा। 1990 के दशक में न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया, वायलेंट क्राइम हो गया। तो ये जो नॉर्मल डॉक्ट्रिन है, ये काम नहीं आई। तो वहाँ उनके एक बड़े अच्छे पुलिस कमिश्नर थे, बहुत स्मार्ट, एक विलियम करके नाम थे। उन्होंने ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी दी, या नो विंडोज़ ब्रोकन। वो क्या बोलते हैं कि जब कोई खिड़की तोड़े, अगर मैं क्राइम को तब मैं उसको कंट्रोल कर सकूं, डाउन द लाइन सीरियस क्राइम, रेप या मर्डर से मैं बच सकता हूं। क्योंकि कोई खिड़की तोड़ेगा चोरी करने के लिए, अगर मैं तब उसको पकड़ लूं, तो डाउन द लाइन वो सीरियस क्राइम बंद हो सकता है। उसको उसने कैसे किया, ट्रेंड्स, चार्ट्स, ये सब था, एनालिटिक्स किया, उसमें ज्योग्राफी भी थी, कंप्यूटर एनालिटिक्स भी था, और कॉमस्टैट बनाया, कंप्यूटर पर स्टैटिस्टिक्स। और न्यूयॉर्क पहला डिपार्टमेंट था वर्ल्ड में जो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग करने लगा। और फिर उसने एक टिपिंग पॉइंट थ्योरी दी, जो हार्वर्ड में भी पढ़ाई जाती है, कि अगर आप एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद रिसोर्सेज डेडिकेट कर दो, एक पॉइंट आएगा जहां टिप करेगी वो, और प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। आई थिंक आपने सेम एप्लीकेशन की ड्यूरिंग योर टेन्योर एज डीजीपी। तो ऐसे ही हर पुलिस फोर्स को, एक नॉर्मली पुलिसिंग होती है रिएक्टिव, आपको प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। और आज दिन आ गया है कि पुलिस फोर्सेस को भी एनालिस्ट करने पड़ेंगे। आज के दिन इंटेलिजेंस एजेंसीज तो कर रही है एनालिस्ट, बट पुलिस फोर्सेस जो हैं एटलीस्ट हेडक्वार्टर लेवल पे एनालिस्ट रखने पड़ेंगे। क्या होने वाला है, क्या हो गया, वो तो इतिहास है। तो इंटेलिजेंस कैसी रहती है सर स्टेट पुलिस फोर्सेस की, कि कितनी स्ट्रांग रहती है इंटेलिजेंस? देखो, हमारी तो जैसे इंटेलिजेंस है, वी हैव ईयर्स टू द ग्राउंड, क्योंकि हमारा जो स्ट्रीट लेवल कांस्टेबल है, बीट कांस्टेबल है, उसके कान ज़मीन पे हैं। हमारा तो बॉटम अप आता है इंटेलिजेंस, और बड़े जो एजेंसीज हैं उनको टॉप डाउन आता है, इसीलिए आप एनालिस्ट होते हैं। बॉटम है, ज़मीनी इंटेलिजेंस बहुत आती है, लेकिन ओवरऑल क्या पैटर्न्स हैं वो बड़ी जैसे है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज वो कर पाते हैं ना, मतलब वो जिक्सॉ पजल को पुट कर सकते हैं। तो दोनों लेवल की कॉम्पिटेंसीज चाहिए आपको, ईयर्स टू द ग्राउंड चाहिए और बिग एनालिटिक्स चाहिए। और आज ऐसा हो गया, क्राइम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मेरे को लगता है हर बड़े स्टेट के पुलिस फोर्स को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ईयर्स टू द ग्राउंड एंड बिग एनालिटिक्स। जैसे सर साइबर क्राइम की अगर बात करें तो रोज़ नए नए स्कैम सुन रहे हैं। कई ऐसे स्कैम होते हैं जिसमें OTP नहीं भी कोई शेयर होता, फिर भी चीज़ें लीक हो जाती हैं। सिर्फ एक डिजिटल अरेस्ट का शब्द आजकल काफ़ी सुना जा रहा है, जो एक्चुअली आई थिंक एग्जिस्ट भी नहीं करता, पर बहुत लोग उस फ्रॉड के शिकार बन चुके हैं। तो अभी जो पुलिस फोर्सेस है वो कैसे हैंडल कर पा रही है, और क्या एक्सटर्नल एजेंसीज की भी हेल्प ली जाती है इसके लिए, ये केसेस सॉल्व करने में? सुप्रीत, अभी पिछले साल में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं, 2 पार्ट्स हैं, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी।
तीसरा पार्ट है इनका कोऑर्डिनेशन। साइबर सिक्योरिटी का काम उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को दे दिया, लीगली दे दिया। ओके। साइबर क्राइम का पार्ट एमएचए को दे दिया। कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एनएसए साहब के अंडर दे दिया। अब इनके काम डिवाइड हो गए। नेशनल सिक्योरिटी में जैसे मैं बताना चाहता हूँ, ये तो आप बिल्कुल एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं जी। इसमें 8 थ्रेट्स भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किए, जिसमें साइबर एस्पेनेज, साइबर टेररिज्म, रैंसमवेयर, सप्लाई चेन है, उसके बाद सर्विसेज की डिसरप्शन है, ट्रांसपोर्ट की डिसरप्शन है, साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड्स। 8 तरह के बड़े हैं। इसमें 7 क्रिटिकल सेक्टर्स भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किए। अगर आपको याद होगा, एक दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया था क्योंकि चाइनीज़ उन्होंने किया था। इसमें बेसिकली बैंकिंग, फाइनेंशियल है, ट्रांसपोर्ट है, पावर है, देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट है, हेल्थ केयर है। तो ये 7 क्रिटिकल सेक्टर्स हैं। अच्छा, इसको कैसे करती है भारत सरकार की? 2 एजेंसीज है, सर्ट, NCIINC ना, ये बेसिकली सिक्योरिटी वाला पार्ट है, और I4C जो गृह मंत्रालय के अंडर है वो करता है क्राइम वाला पार्ट। लेकिन इतना ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो गया साइबर क्राइम का, इट इज़ बॉर्डरलेस क्राइम। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एनोनिमिटी है, आपका पता नहीं लगता। और इसमें जो नॉर्मली जो क्रिमिनल्स करने वाले हैं 18 से 35 साल के, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं, थोड़ी सी ट्रेनिंग करके कर देते हैं। लेकिन इसको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां 70% क्राइम होते हैं। नूह, गुड़गांव, दियोघर, जामतारा, भरतपुर और मथुरा, 6 हैं। और 90% जो क्रिमिनल्स हैं वो 20 डिस्ट्रिक्ट में हैं जहां से ऑपरेट करते हैं। गवर्नमेंट अब क्रिमिनल्स पे भी शिकंजा कस रही है और क्राइम पे भी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार एक ऐप लेके आई जिसमें 6 तरह के फीचर्स हैं। वो सबसे है कि आपका अगर मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। और पिछले साल 1 लाख फ़ोन ट्रेस हुए उससे। ठीक है, आपका फ़ोन अगर सेकंड हैंड है, उसका प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह करके एक ऐप बनाया। दूसरा क्या किया है कि ऐसे 1 करोड़ फ़ोन ऐसे मतलब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए जिससे बार बार ये क्राइम होता था। 80 लाख सिम किए, सिम डीएक्टिवेट किए। बिज़नेस टू बिज़नेस पहले बहुत ज़्यादा सिम चले जाते थे, वो भी अब 6 की लिमिट कर दी है। तो फ़ोन है, सिम है, लोग हैं जो क्रिमिनल्स है, और इकोसिस्टम है। इसको एड्रेस करने की सरकार, इसको कर्ब करने की, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्रिमिनल्स बड़े तेज हैं। आज के दिन में डीप फेक आ गया, AI आ गया, एक नया एक चैप्टर शुरू हो गया। तो जैसे मैंने बोला, कैट एंड माउस गेम है, ये साइबर में भी चलती रहेगी। और मेरा तो अपनी तरफ से एक सुझाव है कि इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया साइबर का कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन भारत में होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट भी होना चाहिए। जब हम हिमाचल प्रदेश में थे तो हमने सरकार के साथ और हाई कोर्ट के साथ किया, क्योंकि इसमें FIR दर्ज होती है और ये जो आपका जो पैसा फंस गया, प्रॉपर्टी बन गई। कोर्ट्स इंसिस्ट करते थे सुपुर्दारी वगैरह में, 438 वगैरह में। फिर हमने हाई कोर्ट से बोला, अगर 1930 में मेरी रिपोर्ट दर्ज है और मेरा पैसा किसी बैंक में है तो मैजिस्ट्रेट बहुत ज़्यादा फिर उसमें ना करें और पैसा छोड़ दें। ये तो पैसा फ्रीज होने के बाद भी नहीं मिलता था। तो आज के दिन में बेटर हो गया है। तो हमको एक नेशनल SOP चाहिए इसमें। और ये जो एमर्जिंग और फ्यूचर क्राइम्स है साइबर में, ये तो हमको करने पड़ेंगे। आज ये कहते हैं कि अगर साइबर क्राइम, अगर कोई राष्ट्र हो, कोई नेशन हो, इट विल बी द 3rd रिचेस्ट नेशन आफ्टर US, चाइना। साइबर क्राइम की मोर देन $7 ट्रिलियन इकोनॉमी है आज के दिन में, और बढ़ती जा रही है। $7 ट्रिलियन। हाँ, $7 ट्रिलियन। दैट इज़ वाई दे से साइबर क्राइम इज़ द 3rd रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, आप तो शो करते हो, आपको पता है पहले जो बैटल्स होती थी, जंग होती थी, ज़मीन पे होती थी ना, पुराने देखो अलेक्जेंडर सब। फिर उसके बाद समुंदर पे हो गई, जो ब्रिटिशर्स आए। उसके बाद World War I में एयर में हुई, ठीक है, World War II में भी एयर में। उसके बाद World War II के बाद स्पेस में हो गई, स्पेस रेस बोलते थे, स्पेस वॉर बोलते थे। अब तो साइबर वॉरफेयर बोलते हैं। अब तो वॉर सी साइबर में हो रही है।
और ऑलमोस्ट हर देश का एक साइबर वॉरफेयर का एक सेल अलग है। अब तो ओटीटी पे भी हम देखते हैं, फिल्में वगैरह आती हैं तो इसी के ऊपर आ रही है कि साइबर अटैक हो रहा साइबर है। अटैक हो रहा है और हो भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। तो हर एक का एक साइबर शील्ड की ज़रूरत है। एक तो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है और साइबर क्राइम का पार्ट है। साइबर क्राइम का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा ट्रेंड मैन पावर है। अभी गृह मंत्रालय ने किया साइबर कमांडोज कि कुछ हो जाए तो वो साइबर फॉरेंसिक किट लेके जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन इतना फास्ट है, पुलिस को भी बड़ी ट्रेडिशनल है नॉर्मली पुलिस, पुलिस को भी आज के दिन में बहुत फास्ट और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो सबसे कॉमन क्या कंप्लेंट्स आती हैं साइबर क्राइम की, सबसे ज़्यादा कॉमन? ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और फेक आइडेंटिटीज़, ये तो आती हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम है इसमें। कैसे लोग बच सकते हैं इससे? देखिए ऐसा है कि मैं तो इसकी एनालॉजी ये था, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारी मम्मी ने बोला था कि बेटा ऐसा है कि कोई तुमको स्ट्रेंजर टॉफ़ी देना तो लेना मत। वो क्योंकि हम जब छोटे बच्चे थे तो किडनैपिंग के बड़े केसेस होते थे। आपने भी तब की पिक्चर देखी होगी, सीता गीता, ये सब, ये लॉस्ट एंड फाउंड वाली पिक्चरें थी जी सारी, जी। कि कोई ऐसा देता है। तो हमने तो कभी किसी स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लिया और वी हैव बीन सेफ। ऐसा है आज के दिन में, बिकॉज ये एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है, तो लोगों का डॉपलगैंगर बोलते हैं ना जो जर्मन में, जी जर्मनी की, इट इज़ माई ऑल्टर ईगो। मेरा फ़ोन मेरा ऑल्टर ईगो है। मैंने देखा लोग उसको देखते रहते हैं, ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन के साथ बिताते हैं, लोगों के साथ कम बिताते हैं। तो सिंपल है, अननोन लिंकेजेस पे, अननोन प्लेसेस पे आप उसको क्लिक ना करें। सेम है एनालॉजी कि अगर कोई आपको टॉफ़ी दे रहा है या लॉलीपॉप दे रहा है, वो मत लो, क्योंकि आप फंसने वाले हो। ये जो करते रहते हैं, सोचते हैं कि मैं ओवरनाइट रिच बन जाऊंगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा, लालच में आके ही मर जाते हैं। इसमें तो आपको केयरफुल रहना है कि आप जिसको नहीं जानते, जिस लिंक को नहीं जानते, उससे दूर रहना है। इसका तो यही सोल्यूशन है। सर, एक और वीडियो में देखा कि फेसबुक में 10 बिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। तो मतलब कितने फेक आईडीज़ भी होंगे जितने क्रिएट किए होंगे। तो ये भी एक चैलेंज है, मतलब फेक आईडीज़ हैं और उनको फिर ट्रेस करना भी मुश्किल होता होगा। फेक आईडीज़ है। और दूसरा मैं बताऊं, जैसे इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स तो अमेरिका में है, मोस्टली कैलिफोर्निया में। जब आप उनको अप्रोच करते हो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप फंस गए तो आज के दिन में तो फेसबुक पे भी प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, गूगल ने भी कुछ किया है। लेकिन मैं तो दोबारा एनालॉजी वही बोलता हूँ कि बचपन में बोला था कि अगर कोई आपको गुड लुकिंग अंकल या गुड लुकिंग आंटी आपको लॉलीपॉप दे तो लेना नहीं आपने कि कॉन्सिक्वेंसेस उसके बाद क्या होंगे पता नहीं होगा। और हम तो उसी प्रिंसिपल को आज तक फॉलो करते रहे। और मेरा भी आपके माध्यम से ही अनुरोध है, जितने फ़ोन यूज़र्स हैं, कि ऐसे लॉलीपॉप जो आपको दिख रहे हैं काइंडली क्लिक ना करें। दैट्स अ ग्रेट मैसेज। बहुत सिंप्लिसिटी में आपने समझाया ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर सर इन जनरल अब गवर्नेंस की बात अगर हम करें, आपने कुछ ऐसे फीट अचीव किए हैं फॉर हिमाचल एज वेल, और हिमाचल में एक्सीडेंट्स तो कम हुए हैं पर कैमरे भी बहुत बढ़ गए हैं। अब पहले इतने नहीं नज़र आते थे, अब जैसे अगर हमें भी जाना है, अगर मनाली जाना है, तो हर एक या 2 किलोमीटर के बाद स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है कि पता है कि यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ कि कितनी स्पीड है, और कैमरा भी पकड़ लेगा। तो एक एआई बेस्ड कैमरा सबसे पहले इंडिया में आप लेके आए हिमाचल में? सबसे पहले सुप्रीत जी, एक हमारे अच्छे स्मार्ट एसपी थे, तो सबसे पहले हमने लगाया कुल्लू में, क्योंकि कुल्लू में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है और बहुत झगड़े करते हैं लोग। तो ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग, और 5 ऑफेंसेस जिसमें ट्रिपल राइडिंग, विदाउट सीट बेल्ट, वो किए हमने। उसके बाद वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, फिर मनाली में किया, फिर 150 जगह में हमने कर ली और हमने पूरा स्टेट सैचुरेट किया। और हमने, क्योंकि इसमें पैसा लगता है, हमने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि जितना पैसा इसमें लगेगा ये 6 महीने में इट विल पे बैक, रीपे, क्योंकि इसमें कैपिटल कॉस्ट तो लगती है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं जब स्टेट कार्डर ज्वाइन किया था तो बसें गिरती थी, लोग बड़े मरते थे। जब मैं वापस एकेडमी गया फ़ेज़ 2 के लिए, तो मेरे बैचमेट्स बोले, संजय तेरे स्टेट तो एक ही खबर आती है, बस गिर गई, इतने लोग मर गए। तो मैंने सोचा जब मेरे को कभी मौका मिलेगा लाइफ में तो इसमें प्रायोरिटी से काम करेंगे।
तो हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ एक रोड एक्सीडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस बन गया वो। 6 साल के एक्सीडेंट्स हमने एनालाइज किए कैसे होते हैं, हाउ डू क्रैशेस हैपन। हमने पुलिस स्टेशन लेवल तक सबको टेबलेट्स दे दिए, सब एंटर करते थे। इट वाज प्रोफेशनल वर्क। उससे हमको पता लगा एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं। उसमें क्या पता लगा, पुलिस क्या करती है। आपने देखा होगा पूरी इंडिया की पुलिस रास्ता रोकती है, आपके डॉक्यूमेंट चेक करती है। डॉक्यूमेंट का बहुत ज़्यादा रोड सेफ्टी से लेना देना नहीं है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ करप्शन, अनॉयंस, पुलिस की बड़ी बदनामी होती है। हमने वो बंद कर दिया। हमने देखा कि 25% एक्सीडेंट शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होते हैं, तब पुलिस होती नहीं। सबसे पहले हमने एक्सीडेंट प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई किए और वहाँ पुलिस रखी। दूसरा, हमने देखा कि 23% लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि क्रैश बैरियर्स नहीं है। हिल्स में गाड़ी नीचे जाती है, लोग मर जाते हैं। 19% मरने वाले पेडेस्ट्रियंस हैं और 23% जो क्रैशेस होते हैं बिकॉज हेड ऑन कोलिजन है, क्योंकि सड़कें ठीक नहीं हैं। हमने एनफोर्समेंट में भी काम किया, बाकी एजेंसीज है, PWD, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इनके साथ भी काम किया। मैं आपको रिज़ल्ट बताता हूँ कि पूरे वर्ल्ड ओवर यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में रिजॉल्व किया कि एक्सीडेंट से लोग बहुत मर रहे हैं वर्ल्ड में, मिलियंस, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक पार्ट बना दिया। तो उन्होंने डिकेड फॉर एक्शन बोला कि 2030 तक डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट वर्ल्ड में 50% कम होनी चाहिए। तो 2019 में इंडिया में 1.5 लाख लोग मरते थे एक्सीडेंट से, और 2024 में 1,80,000। तो 20% इंडिया बढ़ा, नंबर बढ़ा। हिमाचल 30% कम हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ शेयर करते हुए, हमको वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट अवार्ड मिला। और वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट इंडिया में तो बेस्ट है ही है। है। वर्ल्ड का बेस्ट मिला। नंबर 1 था टेंजानिया, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश था। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इस आपके चैनल पे बताते हुए। इट वाज अ कंबाइंड वर्क। और हमने एक रोड सेफ्टी का बिजनेस मॉडल बनाया। सारा पैसा ट्रेजरी में आता था, फिर रोड सेफ्टी फंड में वापस हमारे पास आता था। और जैसे मैं प्रोएक्टिव उसकी बात कर रहा हूँ, मनाली बड़ा ज़बरदस्त टूरिस्ट रिजॉर्ट है। अब जो नेशनल हाईवे बनी वो एक तो छोटी हो गई और बहुत अच्छी बन गई। उसमें 18 टनल से 66 ब्रिजेज़ हैं। छोटी भी हो गई, 4-5 घंटे में चंडीगढ़ से आप पहुंच सकते हो। हमको पता था कि यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री, बढ़ जाएगी। हाँ, पीपल वांट टू एंजॉय इट, सो ब्यूटीफुल। हाँ जी। पीपल वांट टू एंजॉय। बाखड़ा लेक के साथ जाती है, बहुत सुंदर है। तो हमने सड़क इनॉग्रेशन से पहले माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से 3 पुलिस स्टेशंस फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एक बिलासपुर ज़िले में, एक मंडी ज़िले में, एक कुल्लू ज़िले में इनॉग्रेट करवाया। तो हमने वी पुट द सिस्टम बिफोर इट वाज ओपन। तो आज के दिन में आप देखोगे वो रोड भी सेफ है, उस पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होते। उन पुलिस स्टेशंस का काम खाली रोड सेफ्टी है, एक्सीडेंट्स कम करना है। तो हमको बड़ी अपार सफलता मिली इसमें। और आज हम रोल मॉडल्स हैं, ना केवल इंडिया में, पूरे हिल रोड्स पूरी दुनिया में हम, हिमाचल प्रदेश आज के दिन में एक रोल मॉडल है। सर, जब कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। तो व्हाट वाज द फोरमोस्ट चैलेंज यू फेस्ड एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? एंड जो एक तरह से आई थिंक जो पॉलिसी मेकिंग में है, एक उनके लिए भी एक मैसेज जा सकता है कि वो क्या चीज़ आपने ऐसी की कि जिससे ये आप फीट अचीव कर पाए फॉर हिमाचल? पहला तो जैसे जिसको शेयर्ड विजन बोलते हैं ना, मैनेजमेंट में विजन एंड मिशन। पहला तो कि मैं ये बिलीव कर पाऊँ कि ये पॉसिबल है। जब हमने सोचा कि रोड सेफ्टी में काम करेंगे, लोग बोलते कैसे हो सकता है ये। तो हमने बोला नहीं, हम ग्लोबल बेस्ट बन सकते हैं इसमें। और 4 साल के समय में हम करते थे, और डेली इसकी हम मॉनिटरिंग करते थे। वीकली एक रिव्यू होता था, उसमें करते थे। और एक मैनेजमेंट में और एक गवर्नेंस में मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड एडवाइस बड़ा ज़रूरी होता है। और हम वीकली करते थे, वर्ल्ड बैंक के साथ भी करते थे और बाकी एजेंसीज़ के साथ भी करते थे। और हम ने देखो, पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिया में बहुत ज़रूरी होती है, उसके बगैर नहीं होता कुछ। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें इन्वॉल्व किया, ऑनरेबल PWD मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व किया, ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी किया। दिस इज़ योर स्टोरी, दिस इज़ योर स्टोरी। और आप देखोगे आज रोड सेफ्टी या एक्सीडेंट्स कम होने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं,
पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। दिस इज़ योर स्टोरी, वी आर जस्ट सोल्जर्स इन योर स्टोरी। हमने ये बोला हम आपके तो फुट सोल्जर्स हैं इसमें, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम है, पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। तो उन्होंने ओनरशिप ली। जब उनकी ओनरशिप हो गई उसके बाद मेरे को लगता है बाकी स्टेक होल्डर्स वगैरह भी सब हमारे साथ जुड़ गए। और आज के दिन में हिमाचल प्रदेश की एक सक्सेस स्टोरी है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके कांस्टेबल ने सबने काम किया है। सर, एक पुलिस जब कोई शब्द सुनते हैं कि पुलिस से सब डरते हैं, कहीं ना कहीं एक डर होता है। एक तो डर ये होता है कि हाँ चलो एक्शन होगा, एक वैसे ही डर होता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे कहीं हम पे ना उल्टा कुछ बोल दें। तो ये डर क्यों है और ये कैसे सर कम हो सकता है? सुप्रीत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक जैसे आप बोलोगे कि ये रिजर्व बैंक का ऑफिशियल है, ये मेरे घर आया है या मेरे से मिलने आया, एक अलग फीलिंग होती है। एक पुलिस ऑफिसर आया है तो एक अलग फीलिंग होती है। और ये नेगेटिविटी हम लोगों के माइंड से नहीं निकाल पाए। एक्चुअली तो क्रिमिनल्स हैं, जो ख़राब लोग हैं, दे शुड फियर द पुलिस। यस। और ऑर्डनरी आदमी है, ऑर्डनरी सिटीजन है, नागरिक है, ही शुड बी कॉन्फिडेंट व्हेन पुलिस कम्स। लेकिन ये उल्टा होता है। तो ये तो हमको लीडरशिप को पॉलिटिकल लेवल पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करके इट हैज़ टू बी पीपल्स पुलिस। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे को याद है कि 2023 में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था जी। और 100 साल में सबसे बड़ा डिज़ास्टर था वो। इतना बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर कभी नहीं आया था। हमारी सारी तो नदियाँ फ्लड में थी, इरोजन था, अर्थ सिंक कर रहा था, ज़मीन धंस रही थी, जी। लैंडस्लाइड आ रहे थे, मड स्लाइड आ रहे थे, रॉक स्लाइड्स आ रहे थे, और पीक टूरिस्ट सीज़न था, लोग फंसे हुए थे। बिजली चली गई, इंटरनेट चला गया, सड़कें टूट गई, पानी चला गया, किसी का कुछ नहीं पता था। उसमें पुलिस फोर्स ने इतना अच्छा काम किया। हमारा जवान घर जा सकता था, उसने घर नहीं गया, उसने हर एक आदमी को रेस्क्यू किया। फलस्वरूप ऐसा हुआ, रिजल्टेंटली ऐसा हुआ, हमने 1.5 लाख के करीब लोग बचाए, 12,000 गाड़ियाँ बचाई, जिसमें 5,000 के करीब फॉरेनर्स थे। कई लोग तो होप ही खो गए थे कि हिमाचल में इतना बड़ा डिज़ास्टर आएगा, अब तो बचने का चांस ही नहीं है। वी सेव्ड एवरीवन। और मुझे बड़ा खुशी है कि मेरे को इंडियन आर्मी से भी उसमें कमेंडेशन मिला, क्योंकि आर्मी के साथ हमने जॉइंटली काम किया। और एनएसएस साहब है, अजीत डोवल साहब, उनसे भी कमेंडेशन मिला कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों की लाइफ बचाना, प्रॉपर्टी बचाना। और अगर हम ये कर पाएँ तो एक सेटिस्फेक्शन होता है। और हमारे पुलिस फोर्स का एक हाई पॉइंट था तब, एक पीक एक्सपीरियंस था, जिसको हमारे जवान से लेके सब ने अच्छी तरह निभाया। और लोग बोलते हैं ना क्या मिलता है, क्या होता है? देखो, मैं अंग्रेजी में बोलते हैं सर्विस हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड्स। सेवा का अपना मज़ा है। अगर आप जैसे गुरुद्वारे में कोई लंगर खिला रहा है, कोई उससे पूछे क्या मिलेगा तेरे को, कहते सर्विस कर रहा हूँ, इसका अपना रिवॉर्ड है। तो अगर हम इसको सर्विस और को ही अपना रिवॉर्ड समझे, और वी डोंट लुक फॉर रिवॉर्ड्स बियॉन्ड दिस, आई थिंक एक माइंडसेट की बात है। और मेरा तो मानना है कि आई हैव गॉट इनटू द सर्विस, और सर्विस ही रिवॉर्ड है, और सेवा करना ही रिवॉर्ड है। सर, इन जनरल एक पुलिस ऑफिसर की खासकर क्या सोच होनी चाहिए? क्योंकि आप टॉप कॉप रह चुके हैं एंड विद फ्लाइंग कलर्स, तो वो क्या सोच वो रखें जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखा है और आपका एक गुरु मंत्र सबके लिए हो, स्पेशली सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स, दूसरे ऑफिसर्स भी, बट पुलिस ऑफिसर्स के लिए? सुप्रीत, मैं अगर इसके बारे में कहूँ तो 4-5 चीज़ें हैं। एक तो पुलिस अफसर को फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, क्योंकि हमारी जॉब बड़ी फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली, सोशली बड़ी चैलेंजिंग है। ठीक है, आपको स्पॉट पे जाना पड़ेगा, आपको ज़मीन पे रहना पड़ेगा, स्ट्रीट्स पे रहना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो फिज़िकल फिटनेस जो है बड़ी ज़रूरी होती है। दूसरी है मेंटल फिटनेस। आपको मेंटली, जैसे है 24/7 जॉब है ये, जैसे क्राइम नेवर स्टॉप्स, पुलिसमैन्स जॉब नेवर स्टॉप्स। ठीक है, कभी भी हो सकता है, वो तो है नहीं कि दफ्तर खुलेगा बंद होगा, ऐसा नहीं है। तीसरा है इमोशनली स्टेबल होना चाहिए आपको। आप जैसे सीन ऑफ क्राइम पे जाते हो, बड़ा वायलेंट क्राइम है,
आप डेड बॉडी देखते हो, दूसरा देखते हो, वो आपको डिस्टर्ब करता है। एक बार देख लिया ठीक है, अगर डे इन डे आउट देखोगे तो आप तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये तो मजबूत होना चाहिए। और दूसरा है कि हमारा जॉब है ट्रस्ट पे चलता है, ट्रस्ट पे चलता है ना, कि वी हैव टू वर्क इन ट्रस्ट विद ईच अदर। अगला है कि टीम वर्क है। आज के दिन में ये हो गया है कि इंडिविजुअल ग्लोरिफिकेशन ज़्यादा हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये पुलिस के काम में नहीं हो सकते। टीम्स करती हैं, छोटी टीम कर सकती है, लार्जर टीम कर सकती है। जैसे पुलिस हेडक्वार्टर में लीडरशिप टीम छोटी हो सकती है, फिर उसके बाद बड़ी हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट में भी लीडरशिप टीम छोटी हो सकती है, नीचे वाली टीम बड़ी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली टीम वर्क है। मैं कैसे क्राइम कंट्रोल कर सकता हूँ एक जगह जो मेरे हेडक्वार्टर से 1000 किलोमीटर दूर है? ये तो थ्रू दिस होता है। डेलीगेशन है। एक मैंने देखा है कि पुलिस ऑफिसर्स का काम ऐसा है कि फैमिली नेगलेक्ट नहीं होनी चाहिए हमारी, क्योंकि फैमिली, तुम जैसे मैंने बोला, बेसिक यूनिट है, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से जो भी छुट्टी मांगता था उसको मैं देता था कि आपको समय आपके फैमिली के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है कि टू गेट बैक टू द नॉर्मल। अदरवाइज़ पुलिसिंग इतना टफ जॉब है, कुछ देर के बाद आप डीह्यूमनाइज हो जाओगे, डीह्यूमनाइज हो जाओगे। आपको वायलेंस पार्ट ऑफ लाइफ लगेगा, आपको रॉन्ग थिंग्स पार्ट ऑफ लाइफ लगेगा। देखिए काफ़ी टाइम चीज़ें अच्छी होती है, बट कई बार थिंग्स फेल, और बुरी तरह फेल होती है। और आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू ऑब्जर्व फेलियर एंड देन रिस्पॉन्ड टू देम। तो फेलियर एक्सेप्ट करने का एक हमेशा कंटिंजेंसी प्लान होना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। और पब्लिक सर्विस होनी चाहिए, पब्लिक कमिटमेंट होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। मैंने देखा है प्रोफेशनलिज्म, आप जैसे बात करते हो, जैसे सीन ऑफ क्राइम पे जाते हैं लोग एकदम देख लेते हैं। इंटीग्रिटी होनी चाहिए। एक और बात है, मैंने देखा है कि जो मैंने यूनाइटेड नेशंस और बाहर काम करके, पुलिस के बाहर, ठीक है, एक रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड जेंडर होना चाहिए। डाइवर्स आइडियाज़, डाइवर्स पीपल। और ये जेंडर है, जैसे विमेन है, विमेन बड़े ज़रूरी है। मैं तो बहुत प्रमोट करता था विमेन को, क्योंकि 50% से ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, और आपने पूरे सिस्टम में विमेन को बाहर रखा हुआ है। तो विमेन को मैंने पेरिफेरी में नहीं रखा, मैंने सेंट्रल रखा उसको, क्योंकि अगर हम विमेन की सेफ्टी की बात करते हैं, अगर विमेन पुलिस ऑफिसर्स ना हो, विमेन लीडरशिप आईपीएस ऑफिसर ना हो, तो कोई बात नहीं हो। तो कुल मिला के अगर आप बोलोगे 6-7 कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, तो मैं तो आपको यही कहूँगा। एक आप बहुत अच्छी सर लाइन बोलते हैं, जो मेरी भी आइडियोलॉजी है कि जिस जगह या जिस देश में विमेन आर नॉट एम्पावर्ड, वो तरक्की नहीं कर सकता। तो वो आपने आई थिंक सबसे पहला स्टेप ही वो रखा था। सो ये एक मुझे एक रिलेट काफ़ी हुआ था, एंड दैट्स वाई आपका पहला एज डीजीपी ज्वाइन करने के बाद विमेन एंड चिल्ड्रन का ही था कि इनको पहले एम्पावर किया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई समाज, कोई देश, कोई परिवार तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक महिलाएं सेफ ना हो, उनकी रिस्पेक्ट ना हो। उसमें एक की इंग्रेडिएंट है कि परसेंटेज ऑफ विमेन इन पुलिस। तो धीरे धीरे करके हमारी बढ़ती रही, ऑफिसर्स भी हैं उसमें। तो विमेन जो वर्दी में आईपीएस ऑफिसर होती हैं या एचपीएस ऑफिसर होती हैं, इंस्पेक्टर होती है, ये बड़ा इंस्पायर करती है, एक एम्पावरमेंट का मैसेज देती है। अगर वो ठीक से कंडक्ट कर रही है तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता था। और मैं इन महिला पुलिस अफसर को बोलता था, आप स्कूल कॉलेज में जाके बोलो, इंस्पायर, जो छोटे बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, इनको इंस्पायर करो। उसका बड़ा अच्छा, मैं बताता हूँ कि हमारे तो कई कांस्टेबल थी लड़कियाँ, वो ये काम करती थी, उनकी बड़ी फॉलोइंग थी सोशल मीडिया में। हालांकि कांस्टेबल रैंक की थी, लेकिन इफेक्टिव थी, जो काम उसको करना था वो ठीक से करती थी। हमको नहीं लगता, लेकिन गांव में एक महिला कांस्टेबल स्मार्ट, वो बड़ा एम्पावरमेंट का मैसेज देती है। तो अगर आप हिमाचल में भी देखो, आप हमारी विमेन कांस्टेबल बहुत स्मार्ट देखोगे, प्रोफेशनली भी ठीक है, स्लिम ट्रिम है, देखने में भी ठीक है, काम में भी ठीक है, कॉन्फिडेंस में ठीक है, और वही काम करती हैं जो मतलब पुरुष करते हैं। मैं बताता हूँ, एक बार हमको इलेक्शन के लिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह में हमको पुलिस फोर्स हिमाचल से भेजनी थी। हमने
कमांडेंट जो आईपीएस ऑफिसर वो भी महिला भेजी, कंपनी जो भेजी वो महिलाओं की भेजी, उन्होंने अच्छा काम किया। तो मेरा एक्सपीरियंस तो उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा है, दे हैव डिलीवर्ड। और जो जेंडर है, सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है लीडरशिप के लिए। सब बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। बट एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि जितना भी यूथ है इस समय, ज़्यादातर हम देखें कि सिविल सर्विसेज की जो मैक्सिमम एक पार्टिसिपेशन आजकल बिहार, यूपी या अदर स्टेट से हैं, इस एरिया से थोड़ा कम हुआ है। तो ये कैसे फिर बढ़ सकता है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और क्या कैसी लाइफ है एक सिविल सर्वेंट की, और किस सोच के साथ भी सिविल सर्विसेज में आना चाहिए? इफ़ यू कैन गिव योर मैसेज टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि कैसे कैसे सोचें वो। सुप्रीत, ऐसा है कि अगर आप नेशन बिल्डिंग की बात करो, उसमें डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, लेकिन सिविल सर्विस बड़ी ज़रूरी है। ये रीढ़ की हड्डी है, ये सारी हड्डियाँ हैं, बाकी बड़ी ज़रूरी है। सिविल सर्विस में रह के आप नेशन बिल्डिंग का पार्ट होते हो, देश की डेवलपमेंट स्टोरी का पार्ट होते हो, देश की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट होते हो, देश की सोसाइटी की स्टोरी का पार्ट होते हो। ये तो बहुत ज़रूरी है। एक तो इसकी यूटिलिटी हो गई, लेकिन जो इसमें एंटर करता है या जो इसमें प्रवेश करता है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और उसको देश के लिए कुछ करने का मौका भी मिलता है। और बहुत छोटी उम्र में चाहे आप एसएसपी बन जाओ या डीसी बन जाओ, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। और मेरे को लगता है कि जो ये यूथ है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का, इस ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। और अच्छा जॉब है, आज के दिन में तो तनख्वाह बड़ी अच्छी है, पर्क्स अच्छी हैं, और कुल मिला के बहुत अच्छा जर्नी है। जब इस जर्नी को आप कंप्लीट करते हो, मेरे साथ मेरे कॉर्पोरेट्स के भी दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए, उसमें गए, उनकी भी अपनी स्टोरी है, लेकिन हमारी स्टोरी भी बहुत बहुत अच्छी है। और हमारा प्रभाव, इन्फ्लुएंस लोगों पे और सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा है। दैट्स वेरी वेल सेड सर, क्योंकि अगर आप पॉलिसी मेकर बनना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा पावर में। बट पावर की एक बात है सर कि कई बार हम देखा कि जो लोग पावर में होते हैं तो थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं। वो क्या रीज़न होता है? और एक आपकी बहुत एक अच्छी शायरी है, वो भी हम सुनना चाहेंगे। ये तो सही है कि पावर तो चेयर में है, और किसी वजह से हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम इतने काबिल हैं, इतने कैपेबल हैं, इतने पॉपुलर हैं कि हमारे पीछे हेलो है एक। जैसे गॉड्स के पीछे हेलो होता है ना, वैसे है वो। हेलो हमारे पीछे नहीं, हेलो कुर्सी के पीछे होता है, इसीलिए इसको हेलोड चेयर बोलते हैं। जितना ऊपर जाओ तो उतना बड़ा हेलो होता है। इसमें एक शेर है, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो जो शख्स तुमसे पहले तख्त नशी था, वो जो शख्स तुमसे पहले तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। So the person who was occupying the chair before you had the same wrong notion that he was a god. तो खुदा होने का आपको कई बार यकीन होने लगता है कि बिकॉज यू आर द गवर्नमेंट, यू हैव पावर्स, ऐसा लगता है कि मेरे को प्रॉब्ली डिवाइन पावर्स आए। ऐसा नहीं होता। पावर तो कुर्सी के साथ है, हम तो उस कुर्सी को डिग्निटी ऐड करने के लिए हैं। वी आर द मीडियम थ्रू विच दैट कुर्सी exercises its power या delivers to the public। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। as long as आप इस गलत फहमी में नहीं रहते तो आप लोगों के साथ ठीक रहते हो। जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू जब डीजीपी बना, मेरे सीएम साहब ने बोला, यार प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम इज़ वेरी की टू रनिंग द गवर्नमेंट, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला सर ऐसा है कि व्हेन यू बिकम वर्ल्ड क्लास ना, द वर्ल्ड कम्स टू यू। तो हम अपनी पुलिस को हमने वर्ल्ड क्लास बनाया। मैंने लिखा भी है न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क मॉडल हमने फॉलो किया, ब्रोकन विंडोज़, आप उसके बारे में बात भी कर सकते हो, टिपिंग पॉइंट थ्योरी, उसके बारे में बात कर सकते हो। अब जैसे मैं नॉट दिस, जैसे पंजाबी म्यूज़िक है, अगर 30-40 साल पहले अगर आप देखो, इट वाज वेरी ट्रेडिशनल। नो वन एक्सेप्ट अ पंजाबी हार्डकोर पंजाबी कुड अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड। In 30 years they have made it a world class kind of, everywhere it is this। तो ऐसा नहीं है कि we are a failed this, we cannot change anything। हो सकता है, it needs some better leadership and all that। Today मतलब ये आपके सामने ही है। जी,
एज पीपल, एज कम्युनिटी ऑफ पीपल हम कर सकते हैं, एज मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। ये तो एक राइट काइंड ऑफ इकोसिस्टम होना चाहिए। अब ये सक्सेस ब्रीड सक्सेस, अब एक को देख के दूसरे आ रहे हैं, बट इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास म्यूजिक टुडे। what Punjabi music is doing, Bollywood is following tomorrow. Thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you for coming all the way for this podcast. ये सिर्फ डीप रूट नहीं है, एक इंस्पायर मी पॉडकास्ट भी रहा है, क्योंकि नॉट ओनली योर जर्नी, आपकी जो सोच है, आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मतलब मैं खुद बहुत चीज़ें आज सीखा हूँ और एक रीअश्योर भी हुई हैं कि आप अच्छी सोच के साथ ही कुछ अच्छा कर सकते हो। और अगर आप सबके बारे में सोचोगे, लोगों के बारे में सोचोगे, तो आपको भगवान अपने आप ही आपका भला कर देता है। थैंक यू सुप्रीत फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मेरे को यहाँ न्योता दिया। मैं एक एंड करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज़। जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस बोलती है ना कि जब कैबिन प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस मास्क ऊपर से गिरेंगे। तो वो क्या बोलती है? सबसे पहले अपना लगाओ, फिर पड़ोसी का लगाओ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट टू बी अ गुड लीडर यू हैव टू बी अ गुड सिटीजन ऑल्सो। एक अच्छा आदमी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही एक अच्छा लीडर बन सकता है। मैंने इतिहास में ऐसे कभी नहीं देखा कि आदमी अच्छा नहीं है लेकिन लीडर बहुत अच्छा बन गया। तो वो तानाशाह बन सकता है, लीडर नहीं अच्छा बन सकता। तो आपने मेरे को बुलाया, ये तो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपको सर सुप्रीत सिंह शो में आके कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, लाजवाब लगा। और यहाँ की एम्बियंस इतनी अच्छी है, और जो इनका डीप रूट और इंस्पायर जो है टॉपिक, ये तो दिलों को छूता है और बाकियों को भी इन्फ्लुएंस करने की बड़ी शक्ति है। और जो टॉपिक्स है उसके डीप तक जाता है, रूट कॉज एनालिसिस जो है उसको करता है, और उसके लिए मैं सुप्रीत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर